अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। तो आज तो अब्दुल्ला तो वैसे ही आपको पता है कि छुट्टियों पे गए हुए हैं। आज तो ज़ुहैब भी नहीं पहुंच सके, सो इट्स जस्ट मी अलोन फॉर द मोमेंट। कल क्या हुआ है कराची में, उसके बारे में हम क्या बात करें। इट्स अ वंडर कि मैं भी इधर हूँ इस वक्त ऑफिस में, और हमारी टीम भी सारी पहुंची हुई है, क्योंकि कल जो हालात थे लग नहीं रहा था कि अगला दिन आएगा या कुछ होगा, क्योंकि बारिशें तो आपको पता है पूरी दुनिया में ही होती हैं, कोई इतनी अनहोनी बात नहीं है। इट्स जस्ट कि आप उस बारिश को टैकल किस तरह करते हैं, हैंडल किस तरह करते हैं। वी ऑल नो कराची शायद यूज्ड टू नहीं है इतनी बारिशों का, लेकिन अगर बहुत सी जगहों से आप कंपैरिजन करें, सिर्फ विद इन कराची से ना करें, तो इतनी भी बारिश नहीं हुई अगर आप कंपैरिजन में देखें। बट फॉर कराची इटसेल्फ शायद बहुत बारिश होगी। देखिए, बारिश एक चीज़ होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी बात हो सकती है, लेकिन उसके बाद जो इतने निज़ाम जो होते हैं, जैसे बिजली का निज़ाम है फॉर इंस्टेंस, जिस तरह वो ख़त्म हुआ है और शहरियों का साथ छोड़ा है, दैट इज़ रियली सैड। मतलब कि बहुत सी चीज़ें उभर के सामने आ जाती हैं कि क्या चीज़ें काम करती हैं, क्या नहीं काम करती हैं, और अब वो फहरिस्त ऑफ चीज़ें नॉट वर्किंग आउट इज़ गेटिंग लॉन्गर एंड लॉन्गर। आई वुडंट बी रॉन्ग अगर मैं ये कहूँ कि आधे से ज़्यादा कराची में कल 12 से ज़्यादा घंटे बिजली नहीं थी बिकॉज ऑफ बारिश सिचुएशन। और टू टॉप इट ऑल, अगर आप कल सोशल मीडिया विजिट करते तो आप देखते हैं कि केई की तरफ से, के इलेक्ट्रिक की तरफ से ट्वीट्स की जा रही थी, जिसमें आवाम से राय ली जा रही थी कि क्या हम बिजली जो है वो बहाल रखें या बिजली को बंद कर दिया जाए, क्योंकि ऑब्वियसली इतना पानी है, शॉर्ट सर्किटिंग वगैरह हो सकती है। मुझे इतना अजीब लग रहा था कि इतनी बड़ी कंपनी, कराची की वाहिद कंपनी, मोनोपोली भी है साथ साथ, जहां लाखों अरबों रुपए जाते हैं, ऑब्वियसली लोग जो बिजली यूज़ करते हैं उसकी पेमेंट होती है, और तब एंड में आके आप आपसे ये सवाल आवाम से पूछ रहे हैं कि हम बत्ती ऑन रखें, बिजली ऑन रखें या बंद करें। आपको ऑलरेडी अपना निज़ाम कुछ इस किस्म का बनाना चाहिए, एंड इट्स हाई टाइम टू। आई एम श्योर यू डोंट वांट टू लिसन टू दिस आइदर। तो लिहाजा क्या आप अपने टैरिफ्स जब बढ़ाते हैं तो क्या आवाम से राय लेते? तो फिर ये क्यों पूछा जा रहा है? तो इसलिए अगर आप कराची वालों से पूछें तो टेम्परामेंट्स आर रियली हाई। बारिश तो चले एक नेचुरल डिज़ास्टर की तौर पे हम ले लेंगे, लेकिन जो मैन मेड डिज़ास्टर साथ साथ चल रहा होता है वो ज़रा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। एनीवे, टुडे आर हाईलाइट ऑब्वियसली इज़ बारिश, और अभी मुझे पता चल रहा है कि ज़ुहैब हैज़ समहाउ मेड इट। ज़ुहैब हसन विल बी जॉइनिंग मी टुडे टू होस्ट द शो, और मेरा ख्याल है शायद वो तैर के ही आ रहे हैं कि काफ़ी उनको आज देर लग गई। बट एनीवे, मैं हूँ। दिस इज़ सो इंटरेस्टिंग। इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि अगर आप कुछ ड्रीम कर लें और उसके बाद पीछे पड़ जाएं उसके, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपकी वो ड्रीम जो है, वो आपका ख्वाब जो है वो पूरा हो ही जाता है। बट वील टॉक अबाउट दैट लेटर। लेकिन एक ख्वाब जो कि बारिशें जब होती हैं तो बड़ा ख्वाब सा माहौल होता है और बड़ा अच्छा आप महसूस करते हैं। इतनी पोइट्री, शायरी, म्यूज़िक, क्या क्या चीज़ें नहीं बारिशों पे लिखी गई और पढ़ी गई, लेकिन कभी कभार वो ख्वाब जो होता है ना वो नाइटमेयर बन जाता है, और यही कराची वालों के साथ हुआ। कराची में मानसून के ताकतवर स्पेल की वार्निंग के बावजूद इंतज़ामिया की कोई तैयारियां नज़र नहीं आई, और कराची का बचा कुचा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रह गया अब वो भी बारिश में बह गया। इंतज़ामिया ने कराची वालों को बेयारो मददगार छोड़ दिया, सड़कें तालाब बन गईं और पानी घरों में दाखिल हो गया। गुलिस्तान जौहर में तो बहुत ही ख़तरनाक किस्म की सिचुएशन तब हुई जब लैंड स्लाइडिंग से पार्किंग में खड़ी गाड़ियाँ दब गईं। को 20-25 गाड़ियाँ दब गईं, एंड इट्स अ वंडर कि कोई जानी नुकसान वहाँ नहीं हुआ। ये कुछ विजुअल्स भी हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हुआ, शहरी घंटों सड़कों पर रुलते रहे। सबसे ज़्यादा बारिश PAF फैसल बेस पर 118 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। सरजानी टाउन से 5 रोज़ बाद भी पानी नहीं निकाला जा सका। शहरी अपनी मदद आप के तहत जो कुछ कर सकते हैं कर रहे हैं, अभी तक कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी व्हेन वी वर कमिंग टू द ऑफिस तो जो सड़कों का हाल था बहुत सी जगहों पे, आई मस्ट कन्फेस कि बिल्कुल क्लियर हो चुका है, लेकिन बहुत सी जगहों पे अभी भी इतना डीप पानी है कि डर ही लगता है कि नीचे अब कोई गड़ा ना हो, कोई खड्डा ना हो, लेकिन आप बस अल्लाह का नाम लेते हैं और चल पड़ते हैं। शहरियों को बिलावल भुट्टो के पुराने बयान पर बार बार याद भी आया, और क्या कर सकते हैं, गुजारा भी करना पड़ा। एक दफ़ा दोबारा सुन लें उसको। ईद भी सड़कों पे गुजरे, अपने अवाम के दरमियान गुजरे। बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है।
You know what, whatever you might think of Bilawal and whatever इस statement का बड़ा मजाक भी उड़ाया गया, but this is exactly what happened. शहर में बारिश के बायस के इलेक्ट्रिक के फीडर्स ट्रिप कर गए, अक्सर इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। महकमा मौसमियात ने शहर में जुमेरात तक बारिशें जारी रहने की पेशगोई कर रखी है, और तो लिहाजा आज है जी वेडनेसडे और कल है थर्सडे। सीम्स लाइक आज भी बारिश होगी और कल भी। अच्छा जी, ये तो सारे आपके विजुअल्स और आई एम श्योर आप फॉलो भी कर रहे होंगे सोशल मीडिया पे। एक्चुअली दैट वाज द ओनली वे, क्योंकि चूंकि ज़्यादातर लोगों के घरों में बिजली नहीं थी, एंड इफ़ यू डोंट हैव अ जनरेटर तो फिर वो टीवी भी नहीं चलता, तो लिहाजा सोशल मीडिया वाज द प्लेस जहां से ज़्यादा खबरें मिल रही थी। रहनुमा तहरीक इंसाफ और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध असेंबली फिरदौस शमीम नकवी साहब ने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो उनसे बात करते हैं। आपसे यही बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कि 2 दिन पहले की बात है, कराची के सब स्टेक होल्डर्स जियो न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर बैठकर ही बता रहे थे कि कराची में बारिशों से निमटने के लिए इंतजामात किए जा रहे हैं और वफाकी हुकूमत भी पूरी तरह कोशिश कर रही है, लेकिन शहर के हालात ज़रा आप देखें, और अब ऑब्वियसली अब तक तो आप सब कुछ विटनेस कर चुके होंगे। लगता है कि सब बातें ही कर रहे थे, काम कोई नहीं कर रहा था। तो क्या फैसले होते हैं ऐसी मीटिंग्स पे, ऐसे फोरम्स में, और उसके बाद क्या भूल जाते हैं या होता क्या है? नकवी साहब ज़रा बताइएगा। उस दिन के प्रोग्राम में ये वाज़ेह तौर पे कहा गया कि शहर कराची जो है उसको रीडेवलप करने के लिए $10 बिलियन की ज़रूरत है। अगर आज मेरी जेब में $10 बिलियन हों और उन्हें खर्च भी करना हो और सही करने के लिए हालात, तो 48 घंटे में हालात किस तरह सही हो सकते हैं ये तो मैं नहीं बता सकता किसी को भी। पहले किसी भी मसले को हल करने से पहले मसले का इदराक होना ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि बारिश की वजह से जो कुछ हो रहा है उसका एक फ़ायदा ज़रूर आ रहा है कि लोगों के और पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया के सामने ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि कराची के साथ जुल्म होता है, और ये जुल्म बाकायदगी से चलता जा रहा है। और कराची पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है और सिंध का 90% से ज़्यादा टैक्स देती है। और अगर इस शहर में जो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इससे टैक्स से दुगना तिगुना और लिया जा सकता है, लेकिन बगैर इंफ्रास्ट्रक्चर के नहीं। तो सूबाई हुकूमत हो, बल्दियाती हो या मरकज़ी हुकूमत हो, इस शहर के साथ ज़्यादती ख़त्म की जाए और फौरी तौर पे इसकी ज़रूरियात को पूरा किया जाए, इसके शहरियों को बुनियादी सहूलतें दी जाए। इस बात को जितना ज़्यादा एम्फसाइज किया जाए वो कम है। और उस दिन हम जियो पाकिस्तान में और जियो के ख़ासतौर पर मशहूर है कि उन्होंने अपना एक रिस्पॉन्सिबल किरदार अदा किया, तमाम स्टेक होल्डर्स को लेके आए और उसके अंदर ये वाज़ेह तौर पे आया कि कराची को सबकी अटेंशन की ज़रूरत है। अच्छा, ये उम्मीद तो की जा सकती है। वैसे बाय द वे ज़ोहेब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सो हेलो ज़ोहेब, क्या हाल है? आप सुनाइए। ज़ोहेब, क्या सिचुएशन है? अभी आप जरा लेट पहुंचे। सिचुएशन ये है कि मैं भी लेट हो गया, इसी वजह से ट्रैफिक ज़्यादा थी, लेकिन जो मेन शाहराह हैं वहाँ पानी उस तरीके से खड़ा नहीं है। मैं यही सोच रहा था कि काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है, लेकिन उसके बावजूद मेन शाहराहों पर पानी नहीं। लेकिन अब दीगर इलाकों की क्या सूरत हाल है कि आप बता ही रही थी। बिल्कुल, मैं बता ही रही थी, लेकिन जिस तरह बहुत सी हमारे टीम मेंबर्स हैं, छोटी गाड़ियाँ जो है ना कुछ इलाकों में जाना बड़ी मुश्किल हो गई हैं, बिकॉज आज हम सारों को, पूरी टीम को ऑफिस ने ही गाड़ी भेजी थी, बिकॉज वी कुडंट इवन मेक इट। सो आई एम जस्ट थिंकिंग कि चलो ये तो स्टिल दिस इज वन ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह आवाम अपने कामों पे आ जाएगी। वी आर स्टिल इन द मिडल ऑफ द वीक। अभी बाय द वे ज़ोहेब ने हमें ज्वाइन किया है, थैंक यू फॉर रीचिंग अस ज़ोहेब। मज़हर अब्बास साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है और उनका पर्सपेक्टिव भी लेना बहुत ज़रूरी है। मज़हर साहब, इतनी बड़ी ट्रांसमिशन जियो की हुई और बड़ी उम्मीदें थी हमारी कि कुछ बेहतरी आएगी। एज यूजुअल सारे वादे रखते हैं, बिकॉज प्रैक्टिकल टर्म्स में जब कुछ होता है, जो कि हम कल से आज तक देख ही रहे हैं, बल्कि पिछले कुछ दिनों से ही देख रहे हैं, इट इज़ अ बैड सिचुएशन इन कराची। एंड कंसिडरिंग अगर आप कंपैरिजन करें तो इतनी बारिश नहीं हुई अगर आप दुनिया के साथ कंपेयर करें। येस, कराची वालों के लिए ज़रा ज़्यादा है। हम क्यों इक्विप्ड नहीं है टू हैंडल बारिश? शुक्रिया। देखिए, इसलिए कि हम चाहते नहीं हैं। उस ट्रांसमिशन का नाम था जीने दो कराची को,
और जब वो मैंने ट्रांसमिशन देखी तो मेरा दिल ये कह रहा था कि नाम तो ये रखा है, लेकिन सोच जो पाई जाती है वो ये कि मरने दो कराची को। और ये आज से नहीं है, ये तासुर बहुत अरसे से है। आप अभी ये देखें कि जो सिचुएशन है, बारिशें जो है वो हर जगह होती हैं, तेज़ बारिशें भी होती हैं, पानी उतर भी जाता है, लेकिन पानी जब उतरता है तो उसके बाद पता चलता है कि ये जो सड़कें बनी थी ये जो है वो वहीं से खड्डे पड़ गए हैं हर जगह। आप और सिर्फ मेन शाहराहों का मसला नहीं है, असल मसला मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो एकदम यकायक पिछले 2-3-4 सालों से एकदम कचरे का ढेर जमा होना शुरू हुआ है, उसकी वजह यह है कि आपने हज़ारों की तादाद में रेजिडेंशियल एरिया में रेजिडेंशियल एरियाज़ को कमर्शियल कर दिया है। उसकी वजह से मैरिज हॉल्स बन गए हैं, शॉपिंग प्लाजाज बन गए हैं, रोड साइड रेस्टोरेंट्स बन गए हैं। उससे होता क्या है, उससे वो कहाँ डंप करते हैं वो चीज़ें, जो वेस्ट है उसको कहाँ डंप करते हैं? कोई है जगह कहीं आपने देखा है? पूरी आप शारा फैसल पे चले जाएं, दोनों वो सर्विसेज रोड्स ख़त्म हो जाती हैं, वहाँ मैरिज हॉल्स बन गए हैं, मैरिज गार्डन्स बन गए हैं। आप पूरे हसन स्क्वायर पे चले जाएं, आपको रोड साइड पे रेस्टोरेंट्स नज़र आएंगे, और उनका कोई वो जो रेस्टोरेंट्स में वो जो खाना वाना होता है उसका जो वेस्ट होता है वो कहाँ जाता है किसी को नहीं पता। वो वहीं आप जाएं तो सड़कों पर आप छोटी लेन्स में चढ़े जाएं, और कराची का बहुत बड़ा मसला जो है वो छोटी लेन्स हैं, क्योंकि सर्विस रोड्स इनक्रोच्ड हैं, लेन्स इनक्रोच्ड हो गई हैं, जिसका जहां बस चलता है वो अपना डेरा डाल लेता है। और यही कराची का बुनियादी मसला है कि कराची को बिल्कुल छोड़ दिया गया है कि जो भी इलाके का SHO है या इलाके का म्यूनिसिपल कमिश्नर है वो उसके हाथों पे है, वो उसको पैसे दे दे। मैं आपको बता दूं बहुत से ऑफिसर्स ऐसे हैं कि जिनके घरों के सामने कचरे पड़े हुए हैं लेकिन वो नहीं उठाते। तो एक तो विल नहीं है बिल्कुल कि कराची को साफ किया जाए, कराची को बेहतर बनाया जाए। ये बारिशें तो अभी ख़त्म हो जाएंगी 2-4 रोज़ में, उसके बाद देखिएगा आप कमेटीज़ बनेंगी, प्लानिंग होगी, और उसके बाद चीज़ें वहीं की वहीं रहेंगी, वहीं की वहीं। हमारे साथ बिल्कुल फिरदौस साहब से भी मजीद सवाल, यही जो आप बात कर रहे थे कि बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पर पानी जमा नहीं होना चाहिए, और यही हमने इस बारिश में भी देखा कि बहुत सी जगह नशेब में भी नहीं है और ज़्यादा बारिश भी नहीं हुई, लेकिन वहाँ भी पानी आ गया और जमा हो गया। अब फिरदौस साहब ये कहिएगा उसकी क्या वजूहात आप देखते हैं? निज़ाम तो नज़र आता ही नहीं है, सीवेज का निज़ाम बहुत ख़राब है, तो अब ये तो सूरत हाल ज़्यादा तशवीशनाक होती जा रही है। जहाँ पानी नहीं होता वहाँ भी अब नज़र आ रहा है, ज़ेर आब नज़र आ रहे हैं वो इलाके। शहर का निज़ाम ख़राब है लेकिन रोज़ बरोज़ बिगड़ता भी जा रहा है, तो इसको तो फौरी तौर पर देखना होगा। क्या वजह नज़र आती है इसकी आपको? इनएडिक्वेसी है ना। देखिए बुनियादी चीज़ ये है कि बकौल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। अब के ज़्यादा बारिश हो गई, निज़ाम जो कि पहले ही ख़राब था, जो कम बारिश नहीं बर्दाश्त कर सकता था, जब ज़्यादा बारिश हुई तो ज़्यादा ख़राब हो गया। अच्छा ये भी बता दीजिएगा फिरदौस साहब, आप हमारे साथ हैं, क्या इस वक्त तो ऐसे हालात हैं कि कराची के शहरी दीगर हुकूमतों से उम्मीद छोड़कर वज़ीर आज़म की जानिब देख रहे हैं, एंड देयर इज़ एक्चुअली नो अदर होप एज़ वेल। यहाँ सब ट्राई हो चुके हैं, दे हैव टू लुक आउट। तो वज़ीर आज़म की तरफ से कोई रिस्पॉन्स भी उस टाइप का नहीं मिल रहा जितना शहरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जितना चाहते हैं। तो आप लोग इनसे बात नहीं करते कि कराची के लिए कुछ करें? ऐसे तो तहरीक इंसाफ को सियासी नुकसान भी हो सकता है, इतने वोट मिले, इतने तहरीक इंसाफ के लीडर्स आर फ्रॉम कराची, व्हाई नॉट जरा स्पेशल अटेंशन दे दें इस शहर को भी? मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर लैंडस्लाइडिंग हुई, नजर आया कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी फंक्शनल नहीं नजर आई, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फंक्शनल नजर नहीं आई, KWSB फंक्शनल नहीं नजर आई। जितने इदारे हैं जो इस शहर को चलाने के लिए वो सब डिसफंक्शनल नजर आ रहे हैं। तो क्रिएशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस इज अ मस्ट, और यही इंस्टीट्यूशंस बनाने में इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म भी किरदार अदा करेंगे, और हमारी कोशिश भी है बहैसियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ये वोटों की सियासत नहीं है, ये अवाम की खिदमत की सियासत है। तो मैं समझता हूँ कि हर चीज़ को फ़ायदे नुकसान में नहीं देखना चाहिए, कुछ चीज़ों को राइट एंड रॉन्ग में देखना चाहिए, और फ़राइज़ को फ़राइज़ समझ के अंजाम देना चाहिए।
और फराइज का जब आप अंजाम देंगे तो अंजाम भी हमेशा अच्छा हो। जी बहुत शुक्रिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध असेंबली फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ हैं, मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ ही। हमारे साहब अब दोनों तरफ के मौक़िफ़, जैसे अपोजिशन का मौक़िफ़ लिया जाए या अपोजिशन जमातें जो सिंध में है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट हमेशा बात PPTI जैसे अब आ गई, इमर्ज किया उसने, और MQM है, तो वो ये कहते हैं कि MQM का मैंडेट है, PTI का भी मैंडेट है, कराची में पीपल्स पार्टी का मैंडेट नहीं है, यानी लोगों के साथ कनेक्ट नहीं है, और कराची पर जो रूल कर रहे हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। तो अब ये जो एक इस पर क्रिटिसाइज किया जाता है, आप क्या वाकई समझते हैं कि ऐसा है, और क्योंकि उनका स्टेक नहीं है, क्योंकि उनका वोट बैंक नहीं है, इसलिए कराची पर तवज्जो नहीं दी जाती पीपल्स पार्टी की तरफ से? हुआ फिर तो देखिए, सिंध गवर्नमेंट जब 2013 में ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई तो दो बुनियादी गलतियां उनसे हुई हैं। वैसे तो ओवरऑल परसेप्शन यही बनता है, पीपल्स पार्टी क्लेम करती है, और मेरा ख्याल है किसी हद तक दुरुस्त भी है कि जी वो भी सीटें लेते हैं, उनके भी दो मरतबा डिप्टी मेयर मुंतखब हो चुके हैं, ये मसला नहीं है, लेकिन सोचने का अंदाज गलत है। अब आपने 2001 के एक्ट को 2013 के एक्ट से सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट को जो तब्दील किया है, मुझे उसकी कोई वजह नहीं नज़र आती। कहा यह जाता है, जस्टिफिकेशन ये दी जाती है कि जी उसमें कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था। तो आप उसमें सिर्फ आपने चेक एंड बैलेंस ये किया कि आपने खुद सारी जिम्मेदारी ले ली, ये आपकी जिम्मेदारी थी नहीं। तो मेरा ख्याल है सिंध गवर्नमेंट को, और दूसरी उन्होंने जो किया था वो पुलिस ऑर्डर 2002 यानी उसको तब्दील कर दिया, 1861 कर दिया। बाद में फिर किसी ने उनको मशवरा दिया तो 1-1.5 साल बाद उसको दोबारा उन्होंने मजीद अमेंड करके ले आए। देखिए, अगर आपने वाकई कराची को बेहतर बनाना है तो कुछ तो शॉर्ट टर्म्स हैं और लॉन्ग टर्म्स भी मेजर्स हैं, उनको बहुत जो है ये नहीं हो कि आपने 3 साल का मंसूबा बनाया है तो वो 10 साल में मुकम्मल हो। कराची में कोई भी मेगा प्रोजेक्ट आज तक मुकम्मल नहीं हुआ, ये सबसे बड़ी बदकिस्मती है। कुछ कहता है कि हमें यहाँ पर मिलकर कुछ काम करने की जरूरत है, तो पीपल्स पार्टी की तरफ से हाश बयानात आते हैं कि कब्जे की कोशिश नाकाम बना देंगे, और किसी ने भी देखा सिंध की तरफ तो उसको हम ये क्या चीज। अगर इन्होंने फौरी तौर पे चीजें करनी है, मैं बिल्कुल शॉर्ट टर्म बातें कर रहा हूँ, मुझे पता है कि लॉन्ग टर्म में सिर्फ पैसा खाया जाता है और कुछ नहीं होता। अगर इन्होंने वाकई कुछ बुनियादी चीजें करनी है, फौरी तौर पे हाई राइज बिल्डिंग्स पर पाबंदी लगाई जाए कराची के अंदर, क्योंकि जितनी हाई राइज बिल्डिंग्स बनी हैं उनके अंदर कोई भी ना पानी का इंतज़ाम है, ना बिजली का प्रॉपर वो है, ना ड्रेन का कोई इंतज़ाम है। दूसरे ये कि जितने रेजिडेंशियल एरियाज हैं उधर से कमर्शियल एक्टिविटी खत्म की जाए। अच्छा, हम ये जरा इन डिटेल मजहर साहब आपसे बात करना चाहते हैं, खासतौर पे आप हाई राइज बिल्डिंग्स की बात करें। पहले तो उन लोगों को पकड़े जो NOCs देते हैं और फिर ये सारी बिल्डिंग्स बनती हैं। एनी अदर कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेटअप होता है, कैसे इनको क्लियरेंस मिल जाती है होने के लिए? मजहर साहब आप हमारे साथ ही रहे, लेकिन हम बहुत दूर से नहीं शुरू करते। II चुंदरीगढ़ रोड, जहाँ हमारा दफ्तर भी है, हमारे स्टूडियोज भी हैं, वहाँ का ये हालात पहले तो देख लेते हैं। फरहान इलियास हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं। फरहान, बताएं क्या देख रहे हैं, क्या हालात है, पानी निकल गया क्या? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ II चुंदरीगढ़ रोड पे, और आप II चुंदरीगढ़ रोड की सूरत हाल देख सकते हैं कि जब कल बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था तो जब से यहाँ पर पानी मौजूद है, और मेरे कैमरामैन बताएंगे कि यहाँ पर जो सूरत हाल है वो आज की नहीं है, ये कल से ही मौजूद है। यहाँ पर कल भी हमने रिपोर्ट की थी यहाँ से, और यहाँ पर सैकड़ों गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें बंद हो चुकी थी, और यहाँ की सूरत हाल कुछ इस तरीके से ही रहती है जब भी बारिशें होती हैं। तो जो मोटरसाइकिल सवार हजरात हैं वो कोशिश करते हैं कि फुटपाथ से निकल जाएं, मगर फुटपाथ पर बहुत ख़तरा रहता है, क्योंकि यहाँ पर बरसाती नाला भी इसके साथ ही चल रहा है, यहाँ पर मेन होल भी खुले हुए होते हैं, और उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है, और बहुत ज़्यादा उनको माली और जानी नुकसान का भी खतरा रहता है। यहाँ पर जो बरसाती नाले हैं या जो मेन होल हैं उनमें बाइकें गिर चुकी हैं और लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ा है। यहाँ पर काफ़ी दफातर हैं जहाँ पर लोगों का बहुत ज़्यादा आना होता है। जो इस वक्त सूरत हाल है कि II चुंदरीगढ़ रोड को क्रॉस करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर इतना पानी है कि कारें और मोटरसाइकिलें काफ़ी बंद हो चुकी हैं। यहाँ पर इंतज़ामिया बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। हम कल से रिपोर्ट कर रहे हैं और लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जी
बहुत शुक्रिया फरहान। ये तो लग भी रहा था कि आप ऑब्वियसली किसी गाड़ी पे हैं, लेकिन लगता था किसी कश्ती पे आप हैं, क्योंकि आपकी मूवमेंट कुछ इस किस्म की लग रही थी। अच्छा जी, ये कुछ हम आपको साथ साथ कुछ विजुअल्स आज सुबह के दिखाते रहेंगे और साथ ही आपको बता दें कि आज की भी फोरकास्ट है बारिश की। इस वक्त शायद एटलीस्ट वेयर वी आर यहाँ बारिश नहीं हो रही, लेकिन आप हमें लिखें और बताएं कि कहाँ कहाँ किस इलाकों में अभी भी बारिश है या पानी खड़ा है। मजहरबाज साहब भी हमारे साथ हैं और सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ लेना बहुत ज़रूरी है। कोशिश करेंगे, वी आर गोइंग टू ट्राई फॉर दैट एज वेल। अच्छी में बारिश की बात हो रही है, गवर्नेंस की बात हो रही है। अब हमने पीटीआई का मौक़िफ़ तो लिया और सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार मजहरबाज साहब भी हमारे साथ है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि यहाँ पर हुक्मरान जमात है उनका मौक़िफ़ लेना बहुत ज़रूरी है। सूबाई वज़ीर सईद गनी साहब हमारे साथ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हैं। बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब, आपने वक्त दिया। मानसून के बैक टू बैक ये स्पेल्स आए और उस पर बड़ी तनकीद भी आपको झेलना पड़ी। अब कल जो बारिश हुई है उसमें तो काफ़ी ज़्यादा सूरत हाल ख़राब हो गई मुख्तलिफ इलाकों की, और मैं ख़ुद उस वक्त शारा फैसल पर था जब ये बारिश हो रही थी और उसके बाद भी 1-2 घंटे बाद भी। सर, ये तनकीद करना इतना ज़्यादा हमें अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन ये कि लोगों का जो फीडबैक है ये बहुत ही ख़राब आ रहा है कराची के लोगों का, क्या कहेंगे आप इस पर? एक तो आपके इल्म में होगा कि जो बारिशें अगस्त के महीने में कराची में हुई हैं वो 90 साल रिकॉर्ड टूटा है और 90 साल बाद इतनी ज़्यादा बारिशें हुई। अब कल की जो बारिश का जिक्र कर रहे हैं तो ये तकरीबन कोई 7-8 घंटे तसलसल के साथ बारिश होती रही, और इस बारिश में और इससे पहले जो स्पेल आए उसमें फ़र्क ये था कि कल की बारिश तकरीबन पूरे शहर में हुई, जबकि इससे पहले वाली बारिशें मुख्तलिफ हिस्सों में कहीं तेज़ होती थी कहीं कम होती थी। अब अगर 7-8 घंटे की बारिश हो और सड़कों की जो सूरत हाल आपने दिखाई भी है, खैर वो दुरुस्त बात भी है, तकलीफ भी लोगों को हुई है। ये बात हम हमेशा कहते हैं कि ये तो पॉसिबल नहीं है कि अगर 8 घंटे बारिश हो और आप ये कहें कि जी सड़क पे पानी नहीं रुकना चाहिए। पानी बिल्कुल रुकेगा, जब बारिश रुक जाती है उसके बाद काम शुरू किया जाता है कि उसको ड्रेन किया जाए और पानी को निकाला जाए। और अभी मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि तमाम तो नहीं, लेकिन अक्सर जो मेन शाराएं कराची शहर की हैं उसको मोटरेबल कर दिया गया है, और आबादियों में पानी बिल्कुल अभी है और कुछ उतरा ज़रूर है लेकिन अभी पानी है। जो मलीर नदी का मसला हुआ है, जो बंद एक उसमें ब्रीच आया था, उसकी वजह से कई आबादियां ज़ेर आब आई हैं, लेकिन अब वो भी उसकी वजह ये है कि तो ये बारिशें जो पूरे शहर में हुई, दूसरा कीर्तन रेंज में काफ़ी बारिशें हुई और वो पानी भी सारा मलीर नदी के थ्रू जो है समंदर की तरफ जाता है, और पानी का ज़्यादा प्रेशर जब ज़्यादा हो तो इस किस्म के ब्रीचेस का भी इम्कान रहता है। अच्छा गनी साहब, आपका ये कहना कि ये बड़ी अजीबोगरीब बात होगी कि इतने लेवल की बारिश हो रही हो और सड़कों पे पानी ना खड़ा हो, लेकिन वाकई ऐसी सड़कें होती हैं, दुनिया में ऐसे शहर हैं, पाकिस्तान में ऐसे शहर हैं जहां इतना पानी खड़ा नहीं होता डिस्पाइट इससे डबल भी बारिश हो रही हो। और हम कह से रहे हैं क्योंकि कराची के लिए ये नॉर्मल बात है, या तो अगर ये एक्सेप्शन होता तो हम उठा के इसको अलहदा कहते हैं कि जी ये बड़ा अजीब हुआ है इस बार। ये सिर्फ इस बार की बात नहीं हो रही। और आपका ये कहना कि अगस्त में ये अनप्रेसिडेंटेड बारिशें हुई हैं, गनी साहब ये बढ़ेंगी, ये अनप्रेसिडेंटेड चीज़ें अब दुनिया में बड़े सालों से हो रही हैं, जो पहले नहीं होता था अब होना स्टार्ट हो गया है। वी नीड टू बी मोर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अभी तो खैर हम आपसे कराची की बात कर रहे हैं, मैं तो आपसे हैदराबाद की भी बात पूछना चाहती हूँ कि इतने सालों बाद 13वां साल है पीपल्स पार्टी को सिंध पर हुकूमत करते हुए, कितना और टाइम चाहिए होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी लाई जाए और उसको इस तरह बनाया जाए कि फ्यूचर में जो होने वाला है उसको बर्दाश्त कर सके। देखिए, एक तो मैं आपसे गुजारिश करूं कि अगर आप कंपैरिजन करेंगे ना कराची का और शहरों का, जिसमें आपने कहा वहाँ बारिश होती है और पानी इतना नहीं ठहरता, तो उसमें इस्लामाबाद की मिसाल आप दे सकती है, लेकिन इस्लामाबाद का कंपैरिजन इसलिए नहीं है कि वो शहर प्लानिंग के बाद आबाद हुआ है, जबकि कराची की सूरत हाल ऐसी नहीं है। कराची में शहर खुद खुद आबाद हुआ पता नहीं कितनी सदियां पहले, लेकिन बढ़ते बढ़ते आज जिस सूरत में कराची पहुंच गया है उसकी प्लानिंग जो है वो जो आबादी है वो प्लानिंग के साथ नहीं हुई है। और कई ऐसी आबादियां जहां इस वक्त पानी खड़ा है जो आप दिखाते हैं टीवी पर, वो नशेबी इलाके हैं, ग्राउंड से जमीन की सतह से भी बहुत नीचे थे। वहां पर अगर सोसाइटीज बना दी गई, मकानात बना दिए गए तो वहाँ पानी रुकेगा। ये सवाल फिर ये बहुत बनता है कि ये जो आबादी बढ़ती चली जाती है, इनको कैसे एनओसीज मिल जाते हैं जब वो जगह उस काबिल नहीं होती कि उन पे कोई और स्ट्रक्चर बन सके एग्जिस्टिंग सिचुएशन में। मैं आपसे गुजारिश करूँ, देखिए नर्सरी मार्केट की एक आती है और हर साल होती है नर्सरी मार्केट की, अगर आपने कभी देखा हो जाकर तो नर्सरी मार्केट के ऊपर की तरफ जो पीसीएचएस का इलाका है वो पहाड़ी पर है और वहाँ से सारा पानी नीचे गिरता है। वो शारा फैसल पे नर्सरी का जो मकाम है उस तरफ भी आता है, लेकिन एक तरफ शारा फैसल है, बीच में नर्सरी मार्केट है।
तो वहाँ पानी 5-5 फुट 6-6 फुट बिल्कुल ठहरता है। जब तक शारा फैक्ट्री से पानी नहीं उतरेगा, जब तक नाले का लेवल डाउन नहीं होगा, नस्ली बाजार से पानी नहीं निकलेगा, ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं है। ये बिल्कुल कब की सूरत में है। जो गुलिस्तान जफर दिखाया जाता है वो ग्राउंड था, रेलवे ने वहाँ पे सोसाइटी बना दी आज से कोई 10-12 साल पहले, 15 साल पहले। सईद गनी साहब, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बड़े प्रॉब्लम्स है, मसले मसाइल। लेकिन एक चीज़ है, बिला शिरकत गैर, आप अगर देखा जाए 2008 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में है और यानी कि 13 साल तो हो गए, और अगर वो 5 साल निकाल दिए जाए मुशर्रफ साहब के, तो उससे पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में MQM के साथ मिलकर। सईद गनी साहब हमारे साथ रहिए, मर साहब से थोड़ा सा फीडबैक ले लें इस पर और उनका एनालिसिस है। मर साहब, पीपल्स पार्टी पर इसीलिए तनकीद होती है कि 13 साल 14 साल तो ये हो गए, फिर 5 साल निकाल दें पीछे वाले, तो उसके बाद भी पीपल्स पार्टी हुकूमत में और MQM के साथ मिलकर, उसके बाद भी पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़, तर्जमान का मौक़िफ़ ऐसे ही आता है जैसे अभी अभी हुकूमत इन्होंने संभाली, अभी मसाइल को जान रहे हैं, ये फिलहाल हल बाद में आएगा। देखिए, असल चीज़ ये है कि सिर्फ मेन चाराहों को क्लियर करना जो है वो मसले का हल नहीं होता। और जो हमारी यहाँ बदकिस्मती ये रही है कि हम जब प्लानिंग करते हैं तो हम सिर्फ 3-4 साल सामने रख के करते हैं। जो शुरू के प्लानर्स थे जिन्होंने, या अंग्रेज़ों के ज़माने में, वो प्लान करते थे 100 साल। आप जब ब्रिज बनाते हैं तो वो अगले साल ही चौक होना शुरू हो जाता है। कराची में जितने भी बड़े हाई राइज जो बने, वो अपना फ्लाईओवर्स बने हैं, मेरा ख्याल है 90% जो है वो टेक्निकली डिफेक्टिव ब्रिजेस बने हैं। जितने बाईपास, वो अंडरपास बने हैं, आप उसमें जाके चलें, क्या वजह है? ये तो अभी की बात है ना, क्यों उधर पानी खड़ा हो जाता है? क्यों नहीं प्रॉपर ड्रेन सिस्टम्स जो है वो बनाए गए, चाहे वो मुस्तफ़ा कमाल साहब के ज़माने में हो या अब जो बनाए गए हों। तो हमारी जो प्लानिंग है, असल डिफेक्ट उधर है। और क्यों होता है? जैसे अभी हुमा कह रही थी, इसलिए होता है कि जब आप ऐसी जगहों पे 400 गज के ऊपर 16 मंजिला खड़ी कर देंगे, और उसको जाहिर है उसमें NOCs वगैरह, माँ सिवाय इसके के कमीशन दे के आप वो NOCs देते हैं, उसके अलावा तो कोई और चीज़ वजह नहीं हो सकती कि 400 गज के प्लॉट में जहाँ एक फैमिली रहती थी, वहाँ अब जो है वो 1000 फैमिलीज रह रही हैं। तो उधर तो ये मसले खड़े होने हैं। तो जो प्लानिंग्स है हमारी, असल जो फॉल्ट है वो प्लानर्स में है, असल जो करप्शन है वो प्लानर्स में। आप देख लें, चाहे वो वाटर बोर्ड वाले हों, चाहे वो के इलेक्ट्रिक वाले हों, चाहे वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल वाले हों, ये जिम्मेदारी सिंध गवर्नमेंट की बनती है। और इसलिए बनती है कि अब आपने वो इख्तियारात भी बेशुमार अपने पास ले लिए हैं जो पहले वो इख्तियारात नहीं थे। तो असल चीज़ इसमें ब्लेम गेम नहीं है, असल चीज़ ये कि ये तय करें। अब कचरे की सफाई है, नाले आज भी आपके यहाँ जो है वो 500-600 नाले जो हैं वो मौजूद है ना, आप कब उनकी सफाई करते हैं? बारिश से 1 महीने पहले। ये बात की है ना कि ये ब्लेम गेम नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब भी हम किसी से भी बात करें सिंध हुकूमत से, तो हालात इतने शहर के बुरे होते हैं कि लगता है कि हम इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन लिटरली सवाल भी तो उन्हीं से करेंगे ना जो इक़्तिदार में है। तो गनी साहब, देखिए, आप सिर्फ बाकी चीजें, बाकी शहर को एक तरफ रखें, आप सुपर हाईवे पर आ जाएं जी। यानी सुपर हाईवे कराची से लेके हैदराबाद तक जो आबादी इस वक्त वहाँ आबाद की गई है, जो वहाँ हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं, जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, उनका ज़रा ABCD तो मालूम कर लें कि वहाँ किस तरीके से, कहाँ इतने जो लाखों लोग ला के आबाद होंगे वहाँ, वो किस तरीके से रहेंगे, उधर क्या सिस्टम बनाया गया है, उसका पानी कहाँ से आ रहा है। मेरा ख्याल है हमारा सबसे बड़ा मसला यही हो गया है कि हमने कराची को एक सोने की चिड़िया समझ लिया है। साल से लोग लूटे जा रहे हैं। पिछले 30-40 साल से हम देख रहे हैं कि शहर किस तरीके से गलत प्लानिंग के साथ आबाद किया जा रहा है। आप DHA उठा लें, पूरा DHA उठा लें, पूरा DHA आबाद कर दिया बगैर। मदर साहब जो कह रहे हैं, अब बल्दियाती निज़ाम को आप बेहतर किस तरीके से बनाएंगे, क्योंकि ये बड़ी अहम बात है। साहब, चूंकि हम ये बात कर ही रहे हैं और आपने भी सुन लिया है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप वैसे किसके हाथ में दें? हु इज रिस्पॉन्सिबल, इफ यू कुड टेल अस, फॉर ये सारा निज़ाम जो इधर उधर हुआ है, बरहम हुआ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैं एक सवाल कर दूं, जो मदर साहब ने कहा ना कि शाहराहें साफ करने से कुछ नहीं होता, तो मैं गुजारिश करूंगा इंतहाई अदब के साथ
कि अगर इस किस्म की सूरत हाल पैदा होती है तो सबसे पहले आपको रास्ते क्लियर करने पड़ते हैं कि खुदा न खास्ता इन केस अगर आपको एम्बुलेंसेज जानी हो, अगर फायर ब्रिगेड जानी हो, कोई और एड पहुंचानी हो, तो आपके रास्ते क्लियर हो और लोग आसानी से एक से दूसरी जगह पर ट्रेवल कर सके, पहुंच सके। तो ये कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है कि आबादियों से पानी निकालने के लिए आपको इक्विपमेंट पहुंचाना पड़ता है, मशीनें पहुंचानी पड़ती है, वो रास्ते पहले साफ करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए रास्ते साफ किए जाते हैं। अंडरपासेस की उन्होंने बात की, सिंध गवर्नमेंट ने जितने अंडरपासेस बनाए हैं किसी एक अंडरपास में पानी नहीं खड़ा हुआ। मैंने खुद जाके कई अंडरपासेस कल रात को भी देखे। एक अंडरपास जो बिजली पे है उसमें इसलिए पानी एक मरतबा खड़ा हुआ था पिछली बारिश में कि वहाँ किसी ने पानी ड्रेन किया था, कहीं और से निकाल के अंडरपास के अंदर डाल दिया था, इसलिए वो एक साइड उसकी बॉगी थी, अदरवाइज वहाँ ड्रेनेज का सिस्टम है। आप ये कह रही थी कि जी ब्लेम गेम हो जाता है। देखिए ब्लेम गेम इसलिए हो जाता है कि अगर कराची शहर की सूरत हाल का सिर्फ जिम्मेदार सिंध गवर्नमेंट को ठहराया जाएगा, जो बल्दियाती इदारों में लोग बैठे हैं उनसे नहीं पूछा जाएगा, वो भी हम पे इल्जाम लगाएंगे, जो वफाकी हुकूमत लोग बैठे हैं वो सवाल जो हमें इल्जाम लगाना शुरू कर देंगे। तो हमें सच तो बताना है। जब हम सीधी बात करते हैं कि एमक्यू ने माजी में क्या किया तो कहते हैं ब्लेम गेम कर रहे हैं। हम कहते हैं पीटीआई ने 2 साल में कुछ नहीं किया तो आप कहते हैं ब्लेम गेम कर रहे हैं। हमने तो वो काम भी किए जो शायद इस वक्त हमारी जिम्मेदारी में आते नहीं है। बहरहाल आप कहते हैं कि जी मेयर के पास इख्तियार नहीं है, लेकिन नाले साफ करने का इख्तियार आज भी उनके पास है, कानून उनके पास है, उनको करना चाहिए, लेकिन वो नहीं करते। फिर भी हम करते हैं, हम फिर भी कहते हैं कि ठीक है हम कर लिया करेंगे, हम काम जिम्मेदारी की पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी जो लोकल गवर्नमेंट की बात कर रही है, देखिए 2001 का निजाम जिसका जिक्र साहब कर रहे थे वो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है। अब एमक्यूएम की सिर्फ ख्वाहिश पर हम कराची के लिए अलग निजाम तो बनाने से रहे। निजाम बनाना अगर आपको है तो सूबाई असम्बली के अंदर जो भी तरीकेकार होता है उसके मुताबिक बनेगा। एमक्यूएम तजावीज दे, हम जो मौजूदा निजाम इस वक्त है उसके अंदर बेहतरी पर काम कर रहे हैं। लेकिन अगर एमक्यूएम ये सोच रही है या कोई और शख्स ये सोच रहा है कि 2001 का कानून ले आएंगे तो वो आउट ऑफ क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए कि 2001 के कानून ने जो तबाही करी है कराची के अंदर, शायद और लोगों को कम पता होगा। मैं 10 साल उस निजाम का हिस्सा रहा हूँ। मैं लोकल गवर्नमेंट का जो निजाम था उसमें लीडर ऑफ द ऑपोजिशन 10 साल कराची का। अच्छा, तो मुझे बहुत कुछ पता है कि क्या वी गेट इट गनी साहब, बिल्कुल। और ये हम आपसे पहले भी बात कर चुके हैं, ये रेपुटेशन थोड़ी सी हो रही है बिकॉज वी गेट इट। इस वक्त हमारे पास मजीद टाइम नहीं है कि इस पर हम बात कर सकें, लेकिन छोटी सी बात कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इदारा, एक घर कोई चला रहा हो और उसको चलाते चलाते 10, 12, 13 साल हो चुके हो, तो फिर आप पीछे को इतना ब्लेम नहीं कर सकते बिकॉज यू हैड एम्पल टाइम टू रिवर्स थिंग्स दैट वर नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू योर प्लान। मतलब इतना अरसा, इतने फंड्स, इतने पैसे, सब कुछ लगाया है। या तो होना ज़ुहैब के 1-2 साल ही हुए हो तो अभी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आपसे, या फिर अनफेयर होगा बहुत पूछना। इट्स मोर देन अ डेकेड। तो कोई प्लानिंग तो जानी चाहिए थी ना कि आप अनडू करें अगर आपको लगा कि पिछला निज़ाम ठीक नहीं था। जी अच्छा जी, स्टार्टिंग विद बिल्कुल आवर टॉप स्टोरी फर्स्ट। आपको बताएं काबीना की हमने दी थी, काबीना का इजलास हुआ है, उससे मुताल्लिक खबर यह कि नवाज शरीफ को मुल्क वापस लाएंगे और मुकदमा चलाएंगे। वफाकी काबीना ने कल इजलास में इस फैसले की मंजूरी दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी, नवाज शरीफ को वापस लाना हुकूमत की जिम्मेदारी है, इसलिए तमाम कानूनी पहलुओं का जायजा लिया जाए। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट से मुतालिक भी बाज़ वुज़रा ने शकूक व शुबहात का इजहार किया, लेकिन वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद इसकी तरदीद करती हैं। सुनिए ज़रा। एक्चुअली एक तो क्योंकि वो डॉक्टर नहीं है, उनके लिए समझना ये जो सारी रिपोर्ट्स वगैरह आई थी उनके लिए ज़रा मुश्किल होगा। एक तो ये बड़ी क्लियर होना चाहिए कि जिस बेसिस पे वो दाखिल हुए थे अस्पताल में, वो तो नैब ने रिपोर्ट करवाई थी, हमने तो नहीं करवाई थी। तो नैब ने हमारे पास ये कह के भेजा कि इनके प्लेटलेट्स गिर गए हैं और 12,000 हैं। जो सैंपल्स दिए गए वो सब सैंपल्स यहाँ मौजूद हैं, कस्टडी में हैं डॉक्टर अयाज महमूद के। कभी भी कोई इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ी तो ज़रूर करवा देंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद क्या कह रही थी, आपने मुलाहिजा किया। और प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि यास्मीन राशिद से भी तहकीकात होनी चाहिए। सुन ले जरा। डॉक्टर यास्मीन तो गायनोकोलॉजिस्ट था और मुझे नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ साहब को कोई भी ऐसा प्रॉब्लम था जिसका हल गायनोकोलॉजिस्ट के पास हो। पंजाब हुकूमत को अपनी प्रोब खुद इसके ऊपर करना चाहिए। क्या उनको नजर नहीं आ रहा कि नवाज शरीफ साहब किधर है? रिपोर्ट मनूबर हुई है उसकी, उनको तो खुद करनी चाहिए बजाय इसके कि वो प्राइम मिनिस्टर के अहकाम का इंतजार करें।
मेरा ख्याल है जो भी फैसला किया है हमें उसको कबूल करना चाहिए, और वज़ीर आज़म का फैसला भी नहीं था। वज़ीर आज़म ने ये फैसला काबीना के सामने रखा था और उसमें शेख रशीद साहब का हाथ सबसे पहले खड़ा हुआ था। लेकिन ये बहुत अजीब सी बात हमें लगी कि ये बीच में से ही सवाल भी उठते जा रहे हैं, और दूसरी जानिब आपको ये भी बताएं यही बात कर रहे थे अभी जब ऑन कैमरा भी आया कि ये थोड़ा सा मुश्किल है लोगों के लिए मानना, खासतौर पे अगर आप हुकूमत के अंदर से ही लोग देख रहे हैं जैसे कि शेख रशीद अहमद साहब वुज़रा, वो भी पहले नवाज शरीफ के बाहर जाने की हामी थे और अब उनकी वापसी को मुश्किल करार दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं ये भी सुन लें जरा। हालांकि मैंने कहा भी है इमरान खान को कि यार दफा कर, ये कूड़ कवाड़ दफा बला जाने दो, कहता नहीं जाने दूंगा। मैंने इमरान खान को रोजे में बता रहा हूँ, कहा था दफा करो दे दो इनको। इमरान खान ने कहा नहीं दूंगा। मैं 6 महीने से कह रहा था दफा करो जाने दो, सुखी रहो, दूसरा भी जाना चाहता है जाने दो। आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब गारंटी दे के गए कि 5 साल इमरान खान वजीर आजम रहेंगे, यानी कि 5 साल मुकम्मल करेंगे इमरान खान साहब, कोई उनको हटाने के लिए तहरीक नून लीग की तरफ से नहीं चलाई जाएगी मेरे ख्याल में, वरना जिस तरह हमजा को छोड़ के गए थे, अब मरियम खामोश है, किसने रोका मरियम को? हुकूमत की ख्वाहिश तो है वो आप है कि नहीं आगे हम इसहाक डार को नहीं ला सके और सलमान को नहीं ला सके, तो नवाज शरीफ को लाना जो है वो आसान काम तो नहीं। और ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म सोच रहे हैं कि नवाज शरीफ के ज़ामिन शहबाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन असल मसला यह है कि अभी हुकूमत खुद क्लियर नहीं कि नवाज शरीफ बाहर गए कैसे थे, और पहले ये गुत्थी सुलझेगी तभी बात आगे बढ़ेगी कि मामला किस तरफ जाता है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। कहिएगा, मुस्लिम लीग ला कहती रहे कि नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स असली थी, उनकी सेहत उस वक्त ऐसी नहीं कि मुल्क वापस वो आ सके, लेकिन हुकूमत तो उन्हें वापस लाने के लिए हर हद तक जाने को तैयार है। क्या अब भी मुस्लिम लीग नून ये फ्रेंडली अपोजिशन का किरदार निभाएगी या हुकूमत पर कुछ दबाव डालने का इरादा है आपका? देखिए, जो अपोजिशन का किरदार है वो हमारी जिम्मेदारी है, हमें लोगों ने मुंतखब किया है। मियाँ नवाज शरीफ की सेहत, उसके बारे में पूरा पाकिस्तान जानता है, हुकूमत खुद जानती है। ये सस्ती शोहरत के लिए बातें करते रहते हैं, तो हमने हमेशा एक मुस्बत और कौम के मुफाद में अपोजिशन का किरदार अदा किया है, और यही हमारा काम है। वरना तो जिस तरह इलेक्शन हुए थे, एक बड़ा दबाव था कि असम्बली में ना आया जाए, हमने फिर भी फैसला किया। आज भी मुल्क के हक़ में अवाम के मसाइल के हल के लिए हम काम करने को तैयार हैं, लेकिन यहाँ तो वो माहौल नहीं है। इसलिए अब हम पर लाजिम है कि जो मुल्क के हालात हैं, अवाम को मुश्किलात से बचाने के लिए, मुल्क के मसाइल को हल करने के लिए अब एक ही रास्ता रह गया है कि इस हुकूमत को घर भेजा जाए। फवाद साहब, वज़ीर आज़म का कहना है कि नवाज शरीफ को वापस तो लाया जाएगा, वो किसी किस्म की ब्लैक मेलिंग बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये उनके वर्ड्स हैं। तो फिर FATF के मामले पर अपोजिशन की डील करने की कोशिश के दावे भी हैं। हुकूमत तो बहुत जारहाना अंदाज में आगे बढ़ी है, ये आपने भी नोटिस कर ही लिया होगा। तो इन हालात में भी अपोजिशन को ये उम्मीद कैसे है कि इमरान खान के जो दिन हैं वो गिने जा चुके हैं और हुकूमत बदली जा सकती है? हुकूमत बयानात से नहीं चलती, कारकर्दगी से चलती है। तो कारकर्दगी तो सिफर है। अवाम के मसाइल में आप इजाफा देख लें। इमरान खान को आटे की कीमत का पता है, चीनी की कीमत का पता है, बिजली की कीमत का पता है, गैस की कीमत का पता है, मुल्क की मईशत की हालत का पता है। उसको ब्लैकमेल कौन कर सकता है? हुकूमत उनके पास है, अपना काम करे। ब्लैकमेल कौन ब्लैकमेल कर रहा है उनको? जी अच्छा, ये कहिएगा, बिलाखिर बड़ी ताखीर के बाद मौलाना से शहबाज शरीफ की मुलाकात हो ही गई है। JUI को बड़ी शिकायतें थी आप लोगों से, नून लीग से, क्या वो दूर कर दी गई हैं? सब एक पेज पर आ गए हैं? देखिए, शिकायत होती हैं सियासत में, हर जमात का अपना लाएमल होता है, अपना तरीका होता है। अब ये फैसला है कि तमाम जमातें एक प्लेटफॉर्म पर होंगी, एक मुतफ़िका लाएमल होगा। तो मुलाकात हुई है शहबाज साहब की, मौलाना साहब की, तो जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो इंशाअल्लाह दूर हो गए, हो जाएंगे, और आप अपोजिशन जमातों को एक मुतफ़िका प्लेटफॉर्म पर पाएंगे। अच्छा बासी साहब, आप हमारे साथ हैं और एक सवाल बिल्कुल बनता है कि हम आपसे पूछें, गैर सियासी नौयत का ही समझें आप इसको। कराची में हर बारिश के बाद शहर का निज़ाम जो है वो एक्सपोज होता जा रहा है। तो आप ख़ुद वज़ीर आज़म रहे हैं, मुस्लिम लीग नून कई बार वफाकी हुकूमत में रही, कराची के लिए क्यों किसी ने कुछ नहीं किया? ये हमसे भी कराची वाले सवाल करते रहते हैं। तो चूँकि आप भी ऑब्वियसली निज़ाम चलाते रहे हैं, तो आप बताएँ कि शहर के मसाइल का हल किसके पास हमें
हमेशा होता है, क्यों नहीं वफाक कुछ मदद करती सिंध की? मुस्लिम लीग 90 से 92 तक 2.5 साल रही है, उसके बाद 97 से 99 तक रही है और 2013 से 2018 तक रही है। इसके बीच में तकरीबन 20 साल का अरसा दूसरे लोग रहे हैं। कराची के लिए जो अब मामलात हैं ये सूबाई मामलात हैं, सूबे इनको तय करते हैं। इसके बावजूद जितनी रकम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सिंध के लिए और कराची के लिए दी है, जो उनका NFC वार्ड में शेयर था, उसके अलावा उसकी कोई मिसाल नहीं है। बहुत से मंसूबे, सड़कें बनी, वहाँ पर ये ग्रीन लाइन बनाई गई, वहाँ पर दीगर फंड्स दिए गए जो उनके शेयर से बढ़कर थे। तो यही काम हो सकता है। ये दोनों काम जो हैं ये KMC जो कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के और सूबाई हुकूमत के हैं। कराची एक बड़ा शहर है, वहाँ पूरे पाकिस्तान से लोग रहते हैं। कराची पोर्ट भी है, पाकिस्तान का बिज़नेस का फाइनेंस का दिल भी है। वहाँ पर यकीनन मसाइल में चूँकि आबादी का तनासब बढ़ता जा रहा है तो उसमें मसाइल में इजाफा हो रहा है। उसके लिए सूबाई हुकूमत को अब कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वसाइल खर्च करके वहाँ के मसाइल को हल करे। वफाक अपना एक हिस्सा ही डाल सकता है और मुस्लिम लीग नून ने हमेशा अपने हिस्से से ज़्यादा वहाँ पर वसाइल दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमसे बात कर रहे थे। सियासतदान जो कह रहे हैं एवरीबडी ऑब्वियसली हैज़ एन ओपिनियन, हैज़ अ टेक, लेकिन जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ हैं वो भी कराची के हवाले से काफ़ी परेशान है। वैसे शाहिद अफरीदी बहुत ज़्यादा परेशान है कराची के हवाले से, और ये जो सूरत हाल हो गई है, साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी सख्त मायूस और बरहम नजर आए। ट्वीट उन्होंने किया कि क्या ये हमारा कसूर है कि हमने रहने के लिए कराची शहर का इंतखाब किया? ये सवाल किया शाहिद अफरीदी ने। उन्होंने कहा कि हम टैक्स देते हैं लेकिन बदले में इंतजामिया कौन सी जिम्मेदारी पूरी करती है? कराची को कचराची बनाने वालों के गिरेबान पर हाथ कौन डालेगा? अफरीदी ने लिखा कि हमने भी अपने बचपन में शहर को ऐसे ही तबाह होते देखा था। शर्म आती है कि अब हमारे बच्चे भी इसकी बर्बादी के गवाह हैं। अफरीदी ने लिखा कि दिल खून के आंसू रोता है। सुबह से लाइट नहीं, सड़कें टूट फूट गई, गलियां पानी से भर गई, लोग डूब रहे हैं, गटर उबल रहे हैं और कचरा बस्तियां निकल रहा है। लोकल, सूबाई और वफाकी हुकूमतें मुकम्मल नाकाम हो चुकी हैं। शाहिद खान अफरीदी दुखी दिल के साथ जो शहरियों के तासुरात हैं और जो शहरी इस वक्त सोच रहे हैं, जो परेशानी है, उसका अहवाल बयान कर रहे हैं उन्होंने। और बड़ा वैसे अगर हम इस पर कोई तबसरा, कोई डिबेट कुछ भी ना करें तो फिर भी इट्स सो सैड टू सी। ये देखें, हम आपको दिखा भी रहे हैं कि नया नाज़िमाबाद कराची का एक हिस्सा, और सिचुएशन इज सो बैड। गाड़ी मुकम्मल तौर पर तकरीबन लेकिन ये वैसे बड़ी बात है। आपको पता है कि स्पोर्ट्स पर्सन्स का भी बहुत कुछ कहना, बिकॉज अभी कुछ हफ्ते पहले ऐसे ही टॉपिक पे वसीम अकरम ने भी एक ट्वीट किया था और फिर बड़ा ही उनको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े थे। बहुत ज़्यादा एक्टिव है शाहिद अफरीदी और वो जगह जगह जा भी रहे हैं और फिलैंथ्रोपिस्ट भी। इसका क्या मतलब था? आपको क्या लगता है कि वो क्या स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी से सियासतदान तो नहीं बनने वाले? नहीं, जो भी मुल्क की खिदमत करना चाहेगा उसको सियासतदान का टैग नहीं दे। हम सब खिदमत करना चाहते हैं और अपनी कैपेसिटी में कर रहे हैं। टैग लेके बहुत से लोग पूछ रहे हैं, भी अपनी कैपेसिटी में यही काम कर रहे हैं। अच्छा जी, तो चले। और कराची में लोगों की मदद के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस भरपूर मदद कर रही हैं। इनफैक्ट कभी कभार लगता है कि ये सिक्योरिटी फोर्सेस ना होती ना तो यहाँ मदद को किसी ने नहीं आना था। आर्मी चीफ ने फौज की कराची कोर को लोगों की मदद का हुक्म दे दिया। ISPR के मुताबिक पाक आर्मी और रेंजर्स की 70 टीमें कराची में सिविल इंतजामिया की मावनत कर रही हैं। एंड एक्चुअली दिस इज समथिंग जो कि आप आई विटनेस कर सकते हैं। यू कैन एक्चुअली सी इट हैपनिंग। बिल्कुल बिल्कुल। इसके साथ साथ रेंजर्स भी लोगों की भरपूर मदद कर रही है और आप देखें कि ट्रैफिक पुलिस के एहलकार भी कल भी मौजूद है, रेंजर्स भी मौजूद है, कानून नाफिज करने वाले इदारे के एहलकार कोशिश करते हैं कि अच्छा। बाय द वे, ये जो सिचुएशन आप सामने देख रहे हैं, ये हब रिवर में ये एक बस गिर गई थी, सोचें, और इसकी वीडियोस भी आ रही थी, तैरती चली जा रही है आगे, क्रेन से उठाना पड़ा। बिल्कुल। और ऐसे ऐसे बहुत एक्चुअली वाक़ये कल हुए हैं जो कि लगता नहीं था कि लोग किस तरह निकलेंगे, किस तरह बचाया जाएगा, लेकिन फिर रेंजर्स और हमारे सिक्योरिटी एहलकार पहुंच गए। आपको पता है ये तो कहीं भी पहुंच जाते हैं। फौज पहुंच जाती है और फौरी तौर पर लोगों को बचाया जाता है, रेस्क्यू किया जाता है। इस तरह रेंजर्स भी वहाँ पहुंची थी और मुख्तलिफ इलाकों में हमने देखा कि रेंजर्स ने मदद किया लोगों के, शहरियों की।
अच्छा जी, अब कुछ और शहरों का भी हाल बताएं, क्योंकि जैसे कि हम आपको पहले बता रहे थे कि बारिश तो हर जगह हो रही है और बहुत ही कुछ तबाहकुन बारिश है। गुज़िश्ता रोज़ कराची में बारिशों के दौरान तो वो हमने जो कुछ हुआ सब कुछ आपको दिखा दिया है। रावलपिंडी में भी बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी था। इरशाद कुरैशी से हमने स्पेशल रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ जाएं और ज़रा बताएं, हमें दिखाएं कि क्या हो रहा है रावलपिंडी में। क्या इंतज़ामिया हरकत में थी या कराची की तरह सो रही थी? ये बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल बताएंगे इरशाद कुरैशी जी। रावलपिंडी में वक्फे वक्त से बारिश का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज़ मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए थे, लेकिन इस वक्त रावलपिंडी के अंदर नशेबी इलाकों में इतनी ज़्यादा सूरत हाल ख़राब नहीं है। ताहम वासा की टीम जो है अलर्ट है। मजमूई तौर पर रावलपिंडी शहर के अंदर 40 मिलीमीटर जो है बारिश हो चुकी है। गवाल मंडी में ज़्यादा से ज़्यादा जो है पानी की सतह वो 8 फुट रिकॉर्ड की गई थी, जबकि इस वक्त जहाँ पर गवाल मंडी में मौजूद इस वक्त पानी की सतह जो है 5 फुट है। कटारिया में भी पानी की सतह तकरीबन जो है 6 से 7 फुट बताई जा रही है। मेरे साथ डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर मौजूद हैं। वासा, ये बताइएगा कि अभी आज पानी की जो है नशीबी इलाकों में क्या सूरत आ रही है और अगर बारिश ज़्यादा तेज़ होती है तो क्या हिकमत अमली होगी? आज सुबह तकरीबन सुबह से लेकर अब तक 40 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है और सुबह से लेकर हमारा स्टाफ अभी तक पॉइंट्स पे मौजूद है और काफ़ी सारे पॉइंट्स क्लियर भी हो चुके हैं और ये बारिश एक्सपेक्टेड है कि कल दोपहर तक चलेगी। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि बारिश मज़ीद होनी है और उस हवाले से इनकी तैयारी भी मुकम्मल है। जहाँ पर नशीबी इलाके हैं वहाँ पर जो है टीम मौजूद हैं और वासा की टीम जो है मुकम्मल तौर पर जो अलर्ट है किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए। जी अच्छा जी, ये इरशाद कुरैशी हमें दिखा रहे थे। और वैसे आई शुडंट से जो है, मुझे डर लग रहा है ये कहते हुए, लेकिन नाला भी मुख्तलिफ। तो आप इस तरह कहते हैं ना कि प्रोड्यूसर साहब ने आपसे कहा, कहते हैं नहीं, वो बेचारे क्या कहेंगे मुझे, लेकिन मैं आप क्यों, आपकी आंखें खुली नहीं है जो आपको प्रोड्यूसर ही बताएगा कि आपने क्या कहना है और क्या नहीं? खुद देखें, आंखें खोले। तो डर क्यों रही है? आप कहते हैं जो आपको नजर आ रहा है। मैं कह चुकी हूँ, आप मान ही नहीं रहे। क्या कहा आपने? मैंने कहा ये डिफरेंट लग रहा है, बहुत साफ लग रहा है नाला। अच्छा, मुझे तो ये वैसे ही लग रहा है नाला का तो वैसे ही बहाव। आप तो चलें पेशावर का हाल बताएं ना, छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें ज़ुहैब आप। अब ये देखें, पेशावर के मनाजिर भी आपको दिखाते हैं कि पेशावर में हाल ही में शुरू की गई है BRT और उसकी स्टेशंस की छतें टपकने लगी है। हयाताबाद BRT स्टेशन के अतराफ में सड़क पर बारिश का पानी जमा है। मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का पानी स्टेशन के अंदर दाखिल हो गया और अभी तो BRT अल्लाह अल्लाह करके बनी है। नहीं तो क्या हो गया, बारिश हो गई है, जस्ट बिकॉज अभी बनी है तो उस पे पानी नहीं गिरना था? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ खाली गिरने की बात थी। व्हाई डिड यू से दैट? व्हाट डिड यू थिंक? जस्ट बिकॉज ये बीयर बनी है तो उसके ऊपर एक पूरी अम्ब्रेला आ गई है। देखें, एक तो इसकी डेडलाइंस दी गई, इसका बजट ज्यादा था, फिर पेशावर BRT बनाने वाले लाहौर पे बड़ी तनकीद करते थे, रावलपिंडी मेट्रो पे तनकीद करते थे और बार बार उसकी तारीख को दफा होती रही, बजट भी बढ़ता गया। अब जब बन गई है, मुकम्मल हो गई है, प्रेशर में आके भी, चाहे जैसे भी लोगों की सहूलत है, हम ये मानते हैं, लोग सहूलत उठा रहे हैं इससे, लेकिन ये हाल नहीं होना चाहिए था बिल्कुल भी। अभी एक चीज तामीर की गई है और अभी उसकी छतें जो है वो टपकना शुरू कर दी। ये तो समझ से बालातर बात है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट का आपने दिखाया था, भूल गए एग्जैक्टली कि वहाँ क्या हो रहा है। तो लिहाजा ये कहना कि जी अभी कंस्ट्रक्ट हुआ था और अभी इसकी हालत देखें, ये भी एक नॉर्मल सी बात बन गई है। देखना पड़ेगा ना कि कॉन्ट्रैक्टर कौन था इसका और किसने ये तामीरात की हैं। 100% जी, मैं तो कहती हूँ खाते खोल लें पिछले 20-30 सालों के और देखें किसने क्या बनाया एंड हाउ इट्स वर्किंग नाउ। बेसिकली हर चीज, नथिंग इज रियली वर्किंग। ये सारे विजुअल्स आपको दिखाने का मकसद ये था कि पूरे मुल्क में बारिश हो रही है, पूरा मुल्क जो है वो उसको टैकल भी कर रहा है, हैंडल भी कर रहा है, लेकिन जो कराची में किसी को पानी करने को तैयार, मतलब हमारा इरादा बिल्कुल ये नहीं है कि कोई पानी हो जाए। ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन एक दफा फिर मुलाहिजा फरमाइए कराची में बारिश का हाल। ये देखिए, और एक और टॉपिक जिस पे हम कुछ दिनों से बात कर रहे हैं और बड़े परेशान थे हम कि ये ऐसा क्या हो रहा है, लेकिन अब जिस तरह अनरेवल हो रही हैं चीज़ें और भी बहुत कुछ हो रहा है। बहुत कुछ सामने बताएं आपको कि कराची यूनिवर्सिटी के MPhil और PhD प्रोग्राम्स में बेकायदगियों की रिपोर्ट सामने आ रही हैं और इदारे को अपने इंतज़ामी मामलात का जायज़ा लेने की अशद ज़रूरत है। दस्तावेज़ात डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक ये पता चल रहा है कि एक उम्मीदवार ने जामिया उर्दू में MPhil में दाखिला लिया लेकिन मुकम्मल ना कर सका। जामिया उर्दू ने दाखिला मंसूख कर दिया, लेकिन जामिया कराची ने इस उम्मीदवार को PhD में दाखिला दे दिया। और यही नहीं, सिफारिश पर MPhil के उम्मीदवार के नताइज की तब्दीली का भी इंकशाफ हुआ है, जबकि सेमेस्टर सेल की कोताही से MPhil के 2 उम्मीदवारों का साल भी जाया हुआ है। बोर्ड ऑफ एडवांस
एडवांस स्टडीज़ को। जी जी बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। और राना जावेद हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, हमारे साथ हैं, जिनकी बड़ी कड़ी नज़र है इस पर कि क्या हो रहा है। राना जावेद, हम अभी ब्रेक में जब बात कर रहे थे तो हम यही बात कर रहे थे कि PhD वाला मामला इतना ऑफ हो चुका है कि मे बी स्टूडेंट्स शुड थिंक अबाउट गोइंग अब्रॉड फॉर PhD। जी बिल्कुल, हमारे यहाँ सिस्टम अपडेट नहीं हो पा रहा है। एक पुराना जो सिस्टम जो तय किया गया था वही सिस्टम है, और कोई इस्लाह करने की कोशिश करता है तो उसे रोक दिया जाता है। जैसे परसों हमारे प्रोग्राम में SM ताहा साहब आए, उन्होंने कहा कि जी कुछ कोताहियाँ हैं BSR की, उसे दुरुस्त किया जाए। तो कल जब BSR का इजलास हुआ तो उसमें डीन ऑफ एजुकेशन नासिर सलमान साहब हैं, उन्होंने नाम लेकर कहा कि जी जियो न्यूज़ पर एक साहब ने जाके BSR को बदनाम करने की कोशिश की, और मीडिया को जो लोग खबरें दे रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई, उन टीचरों के खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा, कोई इस्लाह के लिए किया जाएगा तो बदनामी की बजाय ये कि वो ये नादिया अशरफ वाले केस पे कहते हैं कि जी BSR की गलती है, उसको इतना लटकाया गया उस केस को, BSR ने खिलाफ ज़ाब्ता उसको इतना वो टाइम दिया, बजाय कि वो इस्लाहात करते। या इस ये वाला इशू भी कल BSR में डिस्कस हुआ कि एक उम्मीदवार जिसने MPhil ही नहीं किया उसको आपने PhD में एनरोल कर दिया। तो उस पर बात करते उन्होंने बजाय इन सब के सारा मलबा डाल दिया मीडिया के ऊपर कि जी मीडिया में जामिया कराची को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, BSR को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। दूसरा, फिर कुछ तालिब इल्मों का सिफारिश की बुनियाद पर नताइज तब्दील करने का भी इंकशाफ। तो राजा ऐसा क्या होता नहीं रहा है? हमने देखा नहीं कि आपने इससे पहले भी रिपोर्ट किया, और ये तो मामला फिर अगर आप देखें 2005, 6, 7 में तो बड़ा ज़्यादा इस पर फोकस भी किया गया, और बड़े ऐसे प्रोफेसर्स भी निकले कि जिनकी PhD डिग्री थी और वो उन्होंने, ये तो पूरे पाकिस्तान में होता रहा है कि प्लेजरिज्म होता रहा है, मकाला नवेसी। लेकिन ये पहला केस अपनी नोयत का ये जामिया कराची को एजाज़ हासिल हुआ है कि MPhil किए बगैर कोई उम्मीदवार PhD में हो। और जब BSR के जो मेम्बरान होते हैं, MPhil PhD के तमाम मामला BSR देखता है। BSR के मेम्बरान जब बैठते हैं उन्हें उम्मीदवार की फ़ाइल भी नहीं दी जाती कि चलें आप हिमायती होंगे, आप होंगे, मैं हिमायती नहीं हूँ, तो मैं कम से कम फ़ाइल देख के कह सकूँगा इसका केस सही नहीं है। कल भी जब ये केस डिस्कस हुए तो फाइल ही नहीं दी गई है, बजाय इसके कि इस पे बात होती कि किस तरह इसको MPhil किए बगैर PhD में एडमिशन PhD की बात कर रहे हैं। चुकन्ने हो जाए, देखें कि अब नजरें आ ही गई हैं तो अपना थोड़ा सा साफ सफाई करो। नादिया अशरफ वाला जो केस है उसका HEG की वो स्टूडेंट थी, HEG के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का इजलास हुआ परसों। एक तरफ डॉक्टर खालिद अराकी जो वाइस चांसलर कराची यूनिवर्सिटी के, उन्होंने कमेटी बनाई कि इस मामले की तहकीकात करेगी, और बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के मामले में किसी रुकन ने बैठ के नादिया अशरफ वाले केस पे कोई बात नहीं की। आखिर में डॉक्टर अताउर रहमान ने कहा कि जी इस सारे मामले में इकबाल चौधरी साहब के साथ ज़्यादती हो रही है, हमें यहाँ से एक रेजोल्यूशन पास करनी चाहिए सख्त किस्म की कि हम इनके साथ ज़्यादती हुई है। उस पर एक और उनके सुपरवाइजर थे नादिया अशरफ उनकी हिमायत में, उस पर एक और खातून मेंबर थी, उन्होंने कहा जी इसमें जामिया कराची खामोश रही है, जामिया कराची को बड़ा सख्त स्टैंड लेना चाहिए। फिर उस पर डॉक्टर खालिद अराकी वाइस चांसलर बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि हम इस मामले को टेक्निकली देख रहे हैं, और उन्होंने अलग ऐलान ये बोर्ड ऑफ गवर्नर में कहा कि मेरी मुकम्मल सपोर्ट इकबाल चौधरी के साथ है, मैं इनके साथ खड़ा उस मामले पे। एक जानिब आप कमेटी बना रहे हैं, दूसरी जानिब आप खुद उसके बारे में कह रहे हैं कि जी इनके साथ खड़ा हूं। कि उस कमेटी का फैसला तो ऑलरेडी करके बैठे हुए हैं कि निकलना क्या है, क्योंकि आपकी इंटेंशन से ही पता चल रहा है। अच्छा, ये बहुत सी चीजें सामने आ रही हैं, हेंस वो सवाल उठना कि ये PhD ये वो PhD है जो कि इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स अगर दुनिया में आप अपना डॉक्टरेट पाकिस्तान से लेके जाएं तो डज इट इवन हैव अ स्टैंडिंग ऑफ इट्स ओन? ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि क्या रिसर्च हो रही है। असल तो PhD होती है रिसर्च, कोई आप नई चीज़ कोई दुनिया के सामने लाए और जो फ़ायदेमंद हो। लेकिन बदकिस्मती आप HEC की वेबसाइट पे जो टॉपिक्स देख लें तो आप टॉपिक देख के शर्मा जाएंगे कि पाकिस्तान में PhD किस किस चीज़ को हो रही है। किसी की शायरी पे PhD हो रही है, किसी की लेट सपोज ज़ुहैब ने 12 साल एंकरिंग की है, उस एंकरिंग पे 12 साल की PhD हो रही है। तो ये चीज़ें, हालांकि दुनिया कुछ डिपार्टमेंट ऐसे भी हैं, भी गलत बताया कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं फेल कर दो कि जहाँ अच्छी रिसर्च भी हो रही है। जामिया कराची के अपने एनवायरमेंटल साइंस है, यानी आप जब ये बात करते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप सबको ऐसा नहीं है। लेकिन बहरहाल BSR को अपने मामलात के जो HEC के कवानीन हैं, कल को ये उम्मीदवार जब जामिया कराची से PhD की डिग्री ले लेगा, उसके बाद ये कहीं बाहर जाएगा और HEC इसकी डिग्री को ऑन नहीं करेगा तो बदनामी जामिया कराची की और पाकिस्तान की। बिल्कुल, बेशक। लेकिन रूल्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है। इसी तरह बहुत सारे तालिब इल्म हैं जिनके 15-15 साल से लटके हुए केस, लेकिन कोई इनको पूछने वाला नहीं है। बहुत से तो कैंसिल भी हुआ ना, बहुत से तो कैंसिल भी हुए, बेशुमार वो लोग हैं जिनके पास कोई सिफारिश नहीं है, जिनका कोई पूछने वाला नहीं है। HEC रूल्स के मुताबिक 8 साल से ज़्यादा का टाइम नहीं दिया जा सकता किसी भी, लेकिन 12-13 साल री एडमिशन दे के री एडमिशन में होते। देखें, ये एक तरीका की न्यू समझ लें
कि मैं अगर किसी का सुपरवाइज़र हूँ तो मैं मालिक हूँ अब इस चीज़ का कि मैं उसका जब थीसिस चाहे बहुत ही ज़्यादा जब चाहे ना करूँ, इम्यूनिटी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राना जावेद। अब इसका बॉटम लाइन बात की ये है कि अब ये उभर की चीज़ें सामने आई गई हैं तो इस निज़ाम को भी चेक होना चाहिए, रीचेक होना चाहिए कि ये किस किस्म की PhDs हो रही हैं। एंड ऑब्वियसली जिस तरह जोहेब कह रहे थे, हम ऑल अक्रॉस नहीं कह रहे, बट जो जो अगर कोताही की निशानदेही हो रही है तो इसका मकसद बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप किसी को टैगिंग कर दें किसी के ऊपर। कमेटी बिठाना और कमेटी ऑलरेडी डिसाइड करके बैठी हो कि इनका हमने क्या निकालना है, भाई तुमने तहकीकात क्या की, पता क्या किया। सो देयर हैज टू बी सम क्लैरिटी इसमें, और ये सही चीज़ें होनी चाहिए। हम इसके पीछे वैसे पड़े रहेंगे। वी आर गोइंग टू फाइंड आउट व्हाट्स गोइंग टू हैपन हियर। वारिस ये कहिएगा ये वाकया कैसे पेश आया और पुलिस को इसकी खबर कैसे मिली? तहसील कचहरी दीपालपुर में एक खतून वकील मोहतरमा इरशाद नसरीन साहिबा के मुबैना अगवा का मामला चल रहा है। ये वक़ूआ 15 अगस्त को पेश आया। SHO थाना सिटी दीपालपुर कल्ब सज्जाद के मुताबिक पुलिस को 3 दिन इस वक़ूए की कोई ख़बर नहीं हुई। 18 अगस्त को किसी दूसरी जानिब से पुलिस को इत्ला दी गई कि एक खातून वकीला को अगवा कर लिया गया है। यानी 3 दिन बाद पुलिस को पता चला। अच्छा वारिस, ये भी बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से हिदायत हैं कि इस वाक़े की मुकम्मल तफ्तीश की जाए। बहुत से इसके बारे में ट्वीट्स भी आए, बड़ा कंसर्न शो किया गया। तो अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, क्या क्या पता चला है? वहाँ होने वाली खातून वकील के बेटे मोहम्मद मुईज़ जो कि 10th क्लास का स्टूडेंट है, उसने 20-21 अगस्त की रात को पुलिस को एक तहरीरी दरख्वास्त दी जिसमें कहा गया कि उसकी वालदा को नामालूम मुल्ज़मान ने तहसील कचहरी दीपालपुर के वॉशरूम में जाते हुए अगवा कर लिया है। DPO काड़ा उमर सईद मलिक ने बताया कि मुबैना तौर पर अगवा होने वाली खातून तहसील मेलसी की हदूद से बरामद हुई, जिसको THQ हॉस्पिटल दीपालपुर ज़िला उकाड़ा में दाखिल करवा दिया गया है। DPO का कहना है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और IG पंजाब की हिदायत पर SP इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में 2 DSPs पर मुश्तमिल एक खसूसी टीम तश्कील दे दी गई है जो इस वाक़े के तमाम पहलुओं का जायज़ा लेगी। जैसे ही मुतासरा खातून कोर्ट ऑफ लॉ में पेश होकर कोई बयान रिकॉर्ड करवाएगी, पुलिस खातून के बयान की रोशनी में मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करके इंसाफ के तमाम तकाज़े पूरे करेगी। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया वारिस हैदरी, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमें बता रहे थे। और पुलिस सब तहकीकात कर रही है इस मामले की। There is so much to say on that, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है और अभी हमें एक्चुअली पता भी नहीं है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। सो वील वेट फॉर दैट। वादी कागान में लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद दोबारा सियाहती सरगर्मियाँ जो हैं वो बहाल हो गई हैं, लेकिन थोड़ी सी तशवीश ये है कि कोरोना केसेस अभी भी सामने आ रहे हैं। एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है बिकॉज अब हमें लगता है कि केसेस कम होते जा रहे हैं, तो लिहाजा क्यों हम उस जगह लेके जाएं केसेस जहाँ तो पहले ही बहुत कम थे। वी शुड नॉट इन्फेक्ट दैट प्लेस। मानसेरा से हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा कौसर सलीम बंगश और उनसे हम ये पूछेंगे कि वहाँ क्या सूरत हाल है। कौसर बताइएगा, अपडेट दीजिए। जी, कोरोना वायरस की वजह से इस दफ़ा वादी कागान, नारान और शुगरान में सेहत का मौसम काफ़ी लेट शुरू हुआ है, लेकिन गुज़श्ता 3 हफ्तों के दौरान जो एक अंदाज़ा लगाया गया है उसके मुताबिक 5 से 7 लाख के करीब सयाह यहाँ पे आए हैं और उन्होंने एंजॉय किया है यहाँ के मौसम को। ज़िली इंतज़ामिया और कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो ऑफिसर्स हैं इन्होंने रूटीन के मुताबिक वो जो सैम्पलिंग की है, तो गढ़ी हबीबुल्ला से लेकर गेटीदास तक तकरीबन 1308 के करीब ये जो सैंपल लिए गए हैं उसमें सिर्फ 47 जो केसेस हैं वो पॉजिटिव आए हैं। और जैसे पूरे मुल्क में होता है रूटीन के मुताबिक उनको क्वारंटाइन किया गया है और 21 के करीब तकरीबन कोई 250 किलोमीटर का जो इलाका है यहाँ पे 21 के करीब सिर्फ जो होटल हैं उन होटलों को भी जो स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है, उनकी डिसइंफेक्शन किया गया है और उसके बाद उन होटलों को रूटीन के मुताबिक खोल दिया गया है।
खान डेवलपमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल मोहम्मद आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस वैली में 21 भी नहीं, टोटल तकरीबन 10 से 15 इस तरह के यूनिट्स, होटल्स प्लस यूनिट्स, उनमें ये केसेस पॉजिटिव आए थे। उस पर प्रॉम्प्ट एक्शन लेते हुए सियाहों की सेहत को, ज़िंदगी को मद्देनज़र रखते हुए, फिर सियाहत को मद्देनज़र रखते हुए हमने रूटीन के मुताबिक इस पर प्रॉम्प्ट एक्शन ले लिया और फ़ौरन उन होटल्स को, उन यूनिट्स को सील कर दिया और सीलिंग के बाद डिसइंफेक्शन 2 दिन तक किया। 2 दिन हमने स्मार्ट लॉकडाउन उन जगहों पे, सिर्फ इन 21 जगहों पे रखा, इन 21 पॉइंट्स पे रखा, होटल्स पे रखा। बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने का। यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। ये आधे से ज़्यादा हमारे ये सूरत हाल पेश ना है कि लॉकडाउन करना पड़े हुकूमत को या बंद करना पड़े चीज़ें, तो ये कि आप SOPs को फॉलो करें। और वक्त हो गया बिल्कुल जी। वी आर गोइंग टू सी यू टुमारो इंशाल्लाह। बी सेफ। या अल्लाह हाफ़िज़।